बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉलिड्स का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड्स बेसिकली हमारे पास एक फंडामेंटल स्टेट है मैटर की, जिसमें पार्टिकल्स बड़े क्लोजली पैक होते हैं और सॉलिड जो है ना वो वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन इसके पार्टिकल्स कभी भी फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, उनका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अच्छा, अगर हम लिक्विड की बात करें तो उनकी शेप नहीं होती, लेकिन उनका वॉल्यूम अपना होता है। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग देखें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम होता है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो आप उसकी शेप डिफॉर्म कर सकते हो। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि उसके पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक होते हैं, हम उनको कंप्रेस मजीद नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। सॉलिड्स रिजिड होते हैं। इसके अलावा उनकी हाई डेंसिटी होती है। डिफ्यूजन रेट जो है वो सॉलिड्स का बहुत स्लो होता है, ना होने के बराबर है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो लिक्विड में चेंज कर देते हैं अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम सॉलिड्स को लेकर जाएं। अब कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। वो चेंज करता रहता है, वेरी करता रहता है कि उनमें कॉन्स्टिट्यूशन किस सब्सटेंस की कितने है। अब आगे हमारे पास सॉलिड्स की टाइप्स हम देख लेते हैं। सॉलिड्स की टाइप में बेसिक है हमारे पास जी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे देखनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें सारे जो स्ट्रक्चर है ऑर्डर्ड फॉर्म में, हर पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन पे, उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है जो उस सब्सटेंस के लिए फिक्स होगा। NaCl है हमारे पास, क्वार्ट्ज हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह एमॉर्फस सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई इरेगुलर शेप होती है, उनके अंदर कोई रेगुलरिटी नहीं होती, ना ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ये एमॉर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई पार्टिकल प्रॉपर्ली रेगुलरली अरेंज नहीं है। अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो सॉलिड जो है ना वो मटेरियल बनाते हैं, मेटल्स या सिरेमिक बनाते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग में यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम है, बोन्स हैं, टीथ हैं। ठीक है, ये सारा कुछ किससे बना हुआ है? सॉलिड से बना हुआ है। क्लासिफिकेशन अगर हम करें सॉलिड को, 4 बेसिक टाइप्स हैं अगर हम उनकी बॉन्डिंग या फिर पार्टिकल की अरेंजमेंट देखें। सबसे पहले हमारे आयनिक सॉलिड्स है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स जो है ना बेसिकली वो ऐसे सॉलिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बने होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होती है? जो बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस के दरमियान में। ठीक है, कैटाइंस पॉजिटिव, एनाइंस नेगेटिव, और ये पूरा एक लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। अच्छा, ब्रिटल का क्या मतलब होता है? ब्रिटल का मतलब होता है जैसे दानेदार सा नहीं होता, ब्रेक डाउन कर जाता है। अब ये ब्रिटल क्यों होते हैं? देखो, जो हमारे पास इस तरह से ब्रिटल आयनिक सॉलिड्स इसलिए ब्रिटल होता है, जैसे आप NaCl देखो, सॉल्ट देखो, अब इसके अंदर कोई कहीं पे पॉजिटिव होता है, कहीं पे नेगेटिव होता है। इस तरह से ये सारे ना इस तरह से अरेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर थोड़ा सा भी ये देखो इसके ऊपर गया ना, अब ये अट्रैक्ट है, अगर गलती से समझा कि यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल नेगेटिव के ऊपर आ गया, अब इनके दरमियान में कौन सी फोर्स होनी है? रिपल्शन की फोर्स होनी है, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना है। तो इसकी वजह से आयनिक सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा हाईली ब्रिटल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ रखनी है। इनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन अगर हम इनको जोर लगाएंगे तो वो शैटर हो जाएंगे। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो अगर ये सॉलिड स्टेट में, जैसे अगर सॉल्ट है वो हमारा सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे, लेकिन अगर हम लोग इनको डिजोल्व कर दे पानी के अंदर या किसी और मोल्टन स्टेट में लें तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये पोलर होते हैं, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन जो होता है, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो वेल डिफाइंड होता है। एग्जांपल्स में हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। यहाँ पे NaCl का आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो कि किस तरह से रेगुलरिटी के साथ हमारे पास ये सोडियम अरेंज है, ये हमारे पास क्लोरीन अरेंज है, सोडियम, इस तरह से रेगुलर जो है ना वो स्ट्रक्चर्स अरेंज हैं। क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आइन है और सोडियम जो है वो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव आइंस है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे पास सेकंड टाइप है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बेसिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके अंदर वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। बेसिकली इनके अंदर वैन डर वाल फोर्सेज हो सकती हैं, डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी सॉफ्ट होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। जो आयनिक सॉलिड्स हम पीछे पढ़ के आए हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन एक इनमें प्रॉपर्टी कॉमन है आयनिक और मॉलिक्यूलर में कि ब्रिटल दोनों ही होते हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। आयनिक के अंदर जो थी ना वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी, क्योंकि जो हमारे पास जैसे NaCl है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस थी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है, इनको तोड़ना भी आसान होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होते हैं। ठीक है, और इसलिए बड़ी कम एनर्जी लगाओगे टूट जाएंगे। कंडक्टिव नहीं होते, इनके अंदर ना फ्री आइंस होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, आयनिक सॉलिड किस तरह से कंडक्ट करता है आपने याद रखना है। आयनिक की बात बता रही तो आयनिक में लिखते हैं, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट करते हैं आयंस की शक्ल में, और ये बेसिकली
दो सॉलिड स्टेट में ये कंडक्शन नहीं देंगे, ये सिर्फ लिक्विड स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में या फिर सॉल्यूशन में कंडक्शन देंगे और आयंस के थ्रू से देंगे। ठीक है, इन जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ना, इनके पास आयंस है ना ही इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये वोलेटाइल होते हैं, बड़ी जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। सॉलिबिलिटी की बात करें तो अगर पोलर सॉलिड है तो वो पोलर सॉल्वेंट्स जैसे वाटर है उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। अगर कोई नॉन पोलर है तो वो जाकर डिसॉल्व भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा, जैसे आयोडीन जो है वो बेंजीन जो है ना वो आयोडीन में जाके हो जाता है। ठीक है, सॉल्युबल है। और जो पोलर है वो पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में, ये यूनिवर्सल रूल है। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के आगे टाइप देखें तो ये हमारे पास है नॉन पोलर होते हैं, पोलर होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड में हमारे पास आ जाता है वाटर आइस की शक्ल में, और हमारे पास आ जाता है अमोनिया आ जाता है। इनके अंदर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। अगर हम लोग नॉन पोलर में देखें तो हमारे पास आर्गोन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है। इनके अंदर फोर्सेस वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। अगर हम पोलर सॉलिड मॉलिक्यूलर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ड्राई आइस। अब कभी कभी ना आपको सवाल में ना वो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलेगा एग्जामिनर, वो आपको ड्राई आइस बोल देगा। तो अब यहाँ पे जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वो समझेगा कि वाटर का स्ट्रक्चर, अगर आपको वहाँ पे उसका कोई फार्मूला यूज़ करना है या उसकी कैलकुलेशन करनी है तो आप वाटर के लिहाज से कैलकुलेट करके आ जाओ, अगर आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उन्होंने ऑप्शंस में वाटर के लिहाज से आंसर ज़रूर दिया होगा और आपको लगेगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये क्या है, बेसिकली आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के सवाल आते हैं। आपने ध्यान से ड्राई आइस को क्या लगा के आना है, कार्बन डाइऑक्साइड ही लगाना और उसी के लिहाज से सॉल्व करना है। इसके अंदर डाइपोल फोर्सेज होंगी। चलो आगे आ जाओ। सिग्निफिकेंस इसकी, अगर हम कोई पैकिंग या इंसुलेशन मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, वो हम लोग इससे बनाते हैं। जैसे ड्राई आइस को हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं पैकेजिंग वगैरह में। हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है वो आइस जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। जो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इनर्ट मटीरियल होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, किसी भी हम रिएक्शन में उनको एज अ साइड जो लाइक बैलेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं वो बेसिकली मेटल के कैटाइन से बने होते हैं। कैटाइंस क्या होता है, पॉजिटिव हमारे पास आयंस होते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके पास बेसिक कैटाइन होता है या न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इर्द गिर्द घूम फिर रहे होते हैं। अब ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं क्योंकि बस इनके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करते हैं। मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली कि उनको किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम उनसे डिफरेंट जो है ना वो शीट्स बना सकते हैं, यानी कि ईजिली हम उसको रीशेप कर सकते हैं। अगर हम लोग हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जो किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। कोवलेंट सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर एटम्स होते हैं जो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और एक कॉन्टीन्यूस नेटवर्क हमारे पास बना होता है। कोवलेंट जो सॉलिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके अंदर बहुत एक्सटेंसिव कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो उनका बड़ा हाई होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व नहीं होते। पुअर कंडक्टर्स होते हैं इनके पास क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ना ही फ्री आयंस होते। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो है ना वो इस एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेफाइट ऑल्दो कोवलेंट है लेकिन ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। अब हमारे पास अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, इसके अलावा क्वार्ट्ज जो है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो हमारे पास कौन से सॉलिड्स है, कोवलेंट है। अच्छा, ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी के ऊपर भी ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो, जो ग्रेफाइट होता है ना वो अलोंग दी लेयर्स, यानी कि अगर हम लोग पैरेलल लेयर्स में बात करें, जैसे ये देखो यूँ हमारे पास पैरेलल लेयर्स है, इसके में अब वो बहुत हाईली कंडक्टिविटी शो करेगा, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी शो करेगा। क्यों? क्योंकि इस स्टेट में उसके पास बहुत से डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है जो उसके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में इजीली फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू द लेयर्स है, यानी कि लेयर्स के दरमियान में, जैसे यूँ देखो ये पर लेयर्स है ना, ये अगर पैरेलल तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, लेकिन यूँ लेयर्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स जो मैं ग्रीन सी लाइन लगा रही हूँ, ऐसे मूव परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर मूव नहीं कर सकते। तो इस स्टेट में उसके पास कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, बल्कि ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो लेयर्स हैं ना उनके दरमियान में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते लेयर्स के दरमियान में। अच्छा, यूँ मूव कर सकते हैं पैरेलली, लेकिन यूँ ऊपर नीचे मूव इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरिजन देख लेना है
को एक साथ देखो। आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं ना, उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कैटाइंस या एनाइंस होते हैं। मॉलिक्यूलर जो है उनके अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बहुत वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका बहुत लो होता है। आयनिक सॉलिड्स हाईली कंडक्टिव होते हैं इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, लेकिन जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टिव होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं, आयनिक सॉलिड्स बहुत हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं, दोनों ब्रिटल होते हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो डिपेंड करता है कि अगर वो पोलर है तो पोलर में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। अब यहाँ पे हमने आयनिक क्रिस्टल्स पढ़ने और क्रिस्टल लैटिस पढ़ना है। बेसिकली ये क्रिस्टल, एक जो आयनिक क्रिस्टल है उसकी शेप को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले वो इफ़ेक्ट होता है साइज़ ऑफ आयन, कि आयन का साइज़ क्या है, जो कैटाइंस एनाइंस उस पूरे आयन को बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को, उसका साइज़ क्या है, वो किस तरह से पैक हुए हुए हैं। अगर स्मॉल आयन्स हैं ना वो बहुत क्लोजली पैक हुए होंगे, स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा, डेंस होगा। जैसे NaCl का क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, क्यों? क्योंकि जो सोडियम है और जो क्लोराइड आयन है उनका जो साइज़ है वो बिल्कुल एक दूसरे के सेम है। इस फिर डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है। अगर ज़्यादा चार्ज होगा ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और वो बड़े टाइटली पैक होंगे, और जो लैटिस स्ट्रक्चर बनना है वो बड़ा स्टेबल बनना है। ऐसे आयन जिनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो उसका जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होता है, जितने ऑपोजिटली चार्ज आयन्स एक दूसरे आयन को सराउंड कर रहे हैं और एक पूरी क्रिस्टल की ज्योमेट्री बना रहे हैं और उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि आप देखो, जैसे सोडियम है, फर्स्ट करो, अब ये सोडियम का स्ट्रक्चर है, ये एक पॉजिटिव आयन है, और इसके इर्द गिर्द हम लोग रेड से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्लोरीन को, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ना इस स्ट्रक्चर में देखो, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो हमारे पास सेंट्रल है ना, ये है हमारा एक क्लोरीन, ठीक है। अब एक क्लोरीन के इर्द गिर्द हमने देखना है कि सोडियम कितने, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब सोडियम आप इसके इर्द गिर्द देखो 1 2 3 4 5 6 सोडियम्स ने एक क्लोरीन को सराउंड किया हुआ है। अब ये हमारे पास जो पूरा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। अब हम लोग कहेंगे कि NaCl में जो सोडियम और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 6 है, कि उसको कितने ऑपोजिटली चार्ज आयन ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जितना हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही सिमेट्रिकल और अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो 6 है, यानी कि हर एक आयन ऑपोजिटली चार्ज आयन के इर्द गिर्द उसके 6 आयन्स हैं ऑपोजिटली चार्ज। जो CaCl है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, क्योंकि इसका जो आयन का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। यहाँ पे हम लोग एक बात समझते हैं कि जैसे ही एक एनाइन है ना, नेगेटिव आयन, एनाइन तब बनता है जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसका जो बाहर का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे -2 है, साइज़ और बड़ा, -1 है तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही होगा, लेकिन अगर हम, और यहाँ पे +6 का क्या मतलब है कि इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ किए हैं, तो इसका साइज़ छोटा होता जाएगा। तो जितना प्लस में होगा कैटाइन होगा, उसका साइज़ जो है वो ग्रेजुअली बहुत स्मॉल होता जाएगा। अब लैटिस एनर्जी को समझते हैं। लैटिस एनर्जी बेसिकली वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो जब हमारे पास 1 मोल हमने आयनिक कंपाउंड बनाया है ना, आयनिक को सॉलिड, उसकी गैसियस स्टेट से, उसके आयन से, जैसे कि समझो कि जैसे हमारे पास सोडियम आयन और जो क्लोराइड आयन है ये हमारे पास गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, और उनको जोड़ के हम लोगों ने जब इनको एक आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक सॉलिड बनाया ना, वो वाली जो एनर्जी लगनी है ना वो रिलीज़ होनी है जब ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अब ये जो क्लोरीन है इसके बाद से स्टेबल होने के लिए इसको इससे ज्वाइन होने की ज़रूरत है दोनों को, और इसको ये डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, उस एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और लैटिस एनर्जी हम ऐसी एनर्जी को भी कह सकते हैं कि अगर हमने एक आयनिक सॉलिड को तोड़ना हो और उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको भी लैटिस एनर्जी कह सकते हैं। अब लैटिस एनर्जी देखते हैं हम किस किस चीज़ों पर इफेक्ट करती है, स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करती है। लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब जो बॉन्ड है वो बड़ा स्टेबल और बड़ा अच्छा बॉन्ड बन रहा है। और अगर मेटेलिक और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखो, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो यानी कि उसको तोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हाई होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें
ऐसे कंपाउंड जिनकी लैटिस एनर्जी बहुत कम होती है वो बड़े इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जिनकी लैटिस एनर्जी बड़ी हाई होती है उनको हमें डिज़ोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हार्डनेस की बात करें, ऐसे कंपाउंड जिनकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है वो उनकी हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम देखते हैं कि लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर से इफेक्ट होती है। लैटिस एनर्जी 2 फैक्टर से इफेक्ट होती है कि चार्ज क्या है, उस आयन का साइज़ क्या है। देखो, अगर तो उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो फिर हमारे पास लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ग्रेटर चार्ज का मेरा मुराद क्या है? ग्रेटर चार्ज का मतलब है जैसे +1 है ना, तो इससे बड़ा चार्ज क्या है? +2 +3। अगर जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। जैसे -3 बड़ा चार्ज है -1 से, ठीक है। अगर हम लोग आयन की बात करें तो जितना हमारे पास आयन स्मॉल होगा ना उतनी ही अच्छी अट्रैक्शन होगी, उतना ही हमारे पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी कि हमें साइज़ छोटा चाहिए लेकिन उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमारे फ़ायदेमंद हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के साथ और इन्वर्सली रिलेटेड है वो आयंस के साइजेस की। यहाँ पे जो डिस्टेंस का मतलब है बेसिकली वो साइज़ को ही इनडायरेक्टली बता रहे हैं। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हम लोग चार्ज, सबसे पहले हम लोगों ने साइज़ को कंसीडर करना है या चार्ज को? सबसे पहले जब आपने लैटिस एनर्जी फाइंड करनी है ना, तो आपने या फाइंड करनी है, आपने बताना है, गेस करना है कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो आपने जो चार्ज है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। पहले चार्ज देखना, फिर आपने साइज़ की तरफ आना, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, लैटिस एनर्जी के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू NaCl की है -786 किलो जूल पर मोल, ये मॉडरेट है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की है हमारे पास -3795 किलो जूल पर मोल, और ये लैटिस एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, वो +2 और -2 चार्ज है। जो यहाँ पे तो हमारे पास +1 -1 चार्ज था, किसके अंदर? जो बेसिकली हमारा NaCl था उसके अंदर चार्ज हमारे पास थोड़ा था, यहाँ पे हमारे पास चार्ज ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लैटिस एनर्जी जो KBr है, पोटाशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे लैटिस एनर्जी कम है। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब हमने देखना है क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ना कुछ भी हो सकता है, वो एटम से बने हो सकते हैं, आयन से बने हो सकते हैं, और वो हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में एक 3 डायमेंशनल पैटर्न में अपने आप को अरेंज करते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपको एक बात बता दूँ कि जो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन है ना, ये बहुत बार MDCAT में आएगा, आपने एज इट इज़ डेफिनेशन को लर्न कर लेना। फिर आगे एक और बात अभी बता देती हूँ, आगे हम लोग ना यूनिट सेल पढ़ेंगे, यूनिट सेल की डेफिनेशन को भी आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। बच्चे क्या करते हैं, क्रिस्टल सॉलिड और ये जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इनकी दोनों की डेफिनेशन को रटा मार लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, उनका एक बड़ा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होती हैं। इसलिए यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है, पार्टिकल्स पूरे एक ही पैटर्न में रिपीट हो रहे होते हैं। फिर इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट करते हैं। एनिसोट्रॉफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये क्या होती हैं? एनिसोट्रॉफिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बेसिकली डायरेक्शन की सेंस में हो, यानी कि वो किसी डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन की वजह से। यानी कि अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस की एनिसोट्रॉफिक प्रॉपर्टीज़ उसके डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है। जैसे हम लोगों ने ग्रेफाइट में देखा था ना कि अगर हम पैरेलल लेयर्स बात करें तो वो कंडक्टिव था, लेकिन अगर हम परपेंडिकुलरली लेयर्स की बात करें तो फिर वो कंडक्टिव नहीं था। इसको हम एनिसोट्रॉफिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जो डायरेक्शन की वजह से चेंज होती हो। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कंडक्टिविटी है, हार्डनेस है। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में चेंज होती रहेंगी, एक ही सब्सटेंस, एक ही एलिमेंट के अंदर, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन पे ये डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लीवेज प्लेन्स का मतलब होता है कि जब भी इन्होंने टूटना है ना, तो इन्होंने किसी एक ही स्पेसिफिक प्लेन में टूटना है। ये इस तरह से क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर एक बहुत ऑर्डर्ड वे में अरेंज है, तो जब वो टूटेगा भी तो एक ऑर्डर्ड वे में टूटेगा। यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, क्वार्ट्ज है, डायमंड है और आइस है, ठीक है। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है ये बेसिकली क्या है, हमारे पास हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्डर पाया जाता है। क्रिस्टल लैटिस हमारे पास क्या है? एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है एटम्स की, आयंस की। हर लैटिस पॉइंट के ऊपर एक पार्टिकल, एक स्पेसिफिक आयन या फिर एक स्पेसिफिक पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अच्छा, किस तरह से फीचर्स क्या है इसमें? लैटिस पॉइंट होता है। लैटिस पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारे पास कोई आयन, कोई एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, वो उसकी स्पेसिफिक स्पेस होगी। रेपिटेटिव नेचर का मतलब होता है कि सारा जो पैटर्न है ना वो बार बार हर डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है और उससे एक बहुत जाइंट क्रिस्टल हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर से। अच्छा, यूनिट सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल जो है ना वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो है ना क्रिस्टल लैटिस का, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। जैसे आप समझ लो, यहाँ पे मैं आपको अगर बायोलॉजी की एग्जांपल दूँ तो क्रिस्टल लैटिस समझ लो एक पूरी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और उसमें एक यूनिट सेल जो है वो एक हमारा लिविंग सेल है। अब मैक्सिमम लिविंग सेल जुड़ के आपस में एक क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं।
लेकिन अगर हम लोग देखें तो बेसिक यूनिट क्या है, यूनिट सेल। इसी तरह ये क्रिस्टल लैटिस समझ लो एक ह्यूमन बॉडी है और यूनिट सेल जो है वो एक उसका छोटा पीस है जो आपस में, ये बेसिक जो यूनिट सेल को अगर हम स्टडी कर लेना तो हम पूरे क्रिस्टल को समझ जाते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में हम एक सेल की जो है ना जेनेटिक्स समझ ले तो हम पूरी बॉडी को समझ सकते हैं। इसी तरह ये स्ट्रक्चर, इसकी जो आपने ना अच्छे से डेफिनेशन याद कर लेंगे और ये पूरी सिमेट्री जो है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको 3D फॉर्म में रिपीट करते जाए यूनिट सेल को तो हम पूरा क्रिस्टल बना सकते हैं। अब हमारे पास यूनिट सेल जो क्रिस्टल लैटिस जो है ना वो हमारे पास बेसिकली 7 सिस्टम्स में होते हैं। अब ये 7 सिस्टम कौन कौन से, इनको हम लोगों ने स्टडी करना है, या आप लोग ये टेबल ज़रूर याद कर लेना। हमारे पास सबसे पहला जो है वो क्यूबिक है। इसमें यूनिट सेल की जो है ना वो हमारे पास शेप क्यूबिक होती है। टेट्रागोनल में स्ट्रेच क्यूब जैसे लंबा किया हो। ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास एक रेगुलर प्रिज्म शेप होती है। मोनोक्लिनिक में हमारे पास क्यूट रेक्टेंगुलर प्रिज्म शेप होती है। ट्राइक्लिनिक में इरेगुलर शेप होती है, कोई रेगुलर शेप नहीं होती इसकी। हेक्सागोनल में एक 6 साइडेड प्रिज्म होता है और रोम्बोहेड्रल में एक टिल्टेड क्यूब होता है। अब ये जो सारी शेप्स है ना, ये मैं आपको एक बार शेप्स दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। अच्छा, एग्जांपल हमारी बुक में ना इनकी काफ़ी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर आप वो सारी याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको एटलीस्ट बेसिक ये वाली जो सारी एग्जांपल्स है ना, एक एक एग्जांपल इसको मस्ट याद कर लो और इनकी जो शेप्स है वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सारी शेप्स और एंगल्स एक बार देख लेते हैं। जो क्यूबिक सिस्टम होता है ना उसके अंदर बेसिकली हमारे पास, एक मिनट, हाँ, जो क्यूबिक सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे पास सारे एंगल सेम होते हैं और सारे जो लेंथ्स भी सेम होती है और सारे एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास इस तरह का क्यूबिक शेप आता है। टेट्रागोनल जो होता है उसमें ना एक लेंथ डिफरेंट होती है लेकिन एंगल सारे 90 होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होती, सारी लेंथ चेंज होती है, एंगल सारे 90 होते हैं। रोम्बोहेड्रल में हमारे पास सारी जो है ना बेसिक कह लो कि लेंथ इक्वल है, जो हमारे पास विड्थ है, उसकी लेंथ है और उसकी थिकनेस है, वो सारा कुछ सेम होता है लेकिन हमारे पास एक एंगल जो है ना वो 90 का नहीं होता है। हेक्सागोनल में हमारे पास एक लेंथ चेंज होती है और एक एंगल जो है वो 120 होता है, बाकी दोनों एंगल 90 होता है। मोनोक्लिनिक में हमारे पास कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होती और एक एंगल जो है ना बीटा एंगल वो 90 का नहीं होता, बाकी 90 का होता है। ट्राइक्लिनिक में हमारे पास कुछ भी सेम नहीं होता, कोई एंगल एक जैसा नहीं होता, कोई एंगल 90 का नहीं होता, ठीक है। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है क्रिस्टल लैटिस की, बेसिकली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें शो करता है। हार्डनेस है होती है, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारा कुछ इस क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर की वजह से होता है। अगर हम लोग किसी भी मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका लैटिस का स्ट्रक्चर देखिए, और ये क्रिस्टल लैटिस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड को। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।